नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 58वां भाग है। इसमें हम चीन का प्रादेशिक अध्ययन कर रहे हैं। चीन की प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में हमने पढ़ लिया था, वनों के बारे में, घास के मैदानों के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे चीन की मिट्टियाँ। मिट्टियों के बारे में जैसे हमने एशिया महाद्वीप की मिट्टियां पढ़ी तो उनको हमने 3 अलग अलग भागों में बांटा था, जिसमें चूने की मात्रा है, लोहा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम यानी चूना, जो इनकी जो मात्राएं हैं उनके आधार पर 2 अलग अलग ये प्रधान समूह रखे गए हैं। जैसे पेडोकल मिट्टियां हैं, पेडाल्फर मिट्टियां हैं। इसके अलावा जो अपार्श्विक मिट्टियां होती हैं उनको भी हमने पढ़ा। पेडोकल और पेडाल्फर, ये 2 प्रकार की हमने मुख्य मिट्टियाँ। इसके ये पार्श्विक मिट्टियाँ। इसके अलावा पार्श्विक मिट्टियों में जो कि विशेषतः नदियों के द्वारा निर्मित होती हैं, तो उसके समूह में इसमें हमने पढ़ी थी। जैसे पेडोकल मिट्टियाँ होती हैं, कैल्शियम की मात्रा अधिक रहती है पेडोकल में। या ये कह सकते हैं चूने की मात्रा अधिक है। पेडाल्फर में लोह तथा एल्यूमिनियम की मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। तो ये वर्गीकरण हम मिट्टियों का पहले पढ़ चुके हैं, तो इस वर्गीकरण को हम यहाँ पर दोबारा नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हम केवल चीन की जो मुख्य मुख्य मिट्टियाँ हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखें चरनोजम मिट्टी, पेडोकल मिट्टियों में आती है। चरनोजम मिट्टी, जैसा कि हम जानते हैं, चरनोजम मिट्टी है वो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में या वनों के भाग जो होते हैं उसमें नीचे विकसित होती हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास एवं वन क्षेत्र में ये मिट्टियां हैं वो सामान्यतः विकसित होती हैं। अब इन मिट्टियों की विशेषता, जैसे इसमें एस स्तर जो होता है उसमें जैव पदार्थ पाए जाते हैं, ब स्तर में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। तो ए स्तर, जो ए संस्तर है, उसमें कैल्शियम जो जैव पदार्थ है या ह्यूमस जिसको हम कहते हैं वो ज़्यादा पाई जाती है इसके ए संस्तर में। और बी संस्तर जो होता है, दूसरा संस्तर जो होता है, उसमें इसमें जो कैल्शियम की मात्रा है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो इनकी ये सामान्य विशेषता है। अगर हम चीन में इन मिट्टी के विस्तार की बात करें तो आंतरिक मंगोलिया है, इसके अलावा सिनक्यांग है, पूर्वी तिब्बत जो पठार, तिब्बत के पठार में, इसके अलावा सिनक्यांग में, इधर मंचूरिया वाले क्षेत्र में, आंतरिक मंगोलिया का जो क्षेत्र है उसमें इस मिट्टी का विस्तार है वो पाया जाता है। यानी इस प्रकार की मिट्टी मंचूरिया, आंतरिक मंगोलिया है, इसके अलावा सिनक्यांग तथा पूर्वी तिब्बत के जो अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनमें पाई जाती है। इनके पास में मरुस्थलीय क्षेत्र भी हैं, लेकिन ये कहाँ पर पाई जाती हैं? अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो सिनक्यांग मंगोलिया क्षेत्र जो है, इसके अलावा मंचूरिया और तिब्बत के पठार वाले जो अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र यहाँ पर जो है, यानी जहाँ पर अर्ध मरुस्थलीय जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टियाँ हैं वो पाई जाती हैं। इसके बाद दूसरी मिट्टी की हम बात करें, भूरी स्टेपी मिट्टी। तो ये जो चरनोजम मिट्टी है, तो ये जिन क्षेत्रों में पाई जाती है, उन्हीं मिट्टियों के जो क्षेत्र हैं उनके मध्यवर्ती भाग में किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इन्हीं क्षेत्रों के मध्यवर्ती भाग में भूरी स्टेपी मिट्टी भी पाई जाती है। 1 नंबर चरनोजम, दूसरी है भूरी स्टेपी मिट्टी। तो भूरी स्टेपी मिट्टी है वो इन्हीं भागों में, ये बाह्य भाग हैं, और ये कौन से में पाई जाती है? मध्यवर्ती भाग में ये मिट्टियां हैं वो देखने को मिलती हैं। तो 2 प्रकार की मिट्टियां हमने देखी, चरनोजम मिट्टी और भूरी स्टेपी मिट्टी। इस मिट्टी की जो भूरी स्टेपी मिट्टी है वो चरनोजम से थोड़ी सी भिन्नता रखती है। चरनोजम में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है, यानी इसमें जैव पदार्थ क्या होते हैं?
ज़्यादा और भूरी स्टेपी मिट्टी में क्या है, जैव पदार्थ कम। यानी क्षेत्र वही है, थोड़ा सा इनमें अंतर देखने को मिलता है। भूरी स्टेपी मिट्टी में जैव पदार्थ या ह्यूमस की कमी पाई जाती है, जबकि चरनोजम में जैव पदार्थ या ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। इसके अलावा पेडोकुल मिट्टियों में तीसरी मिट्टी जो है वह मुख्यतः आती है मरुस्थलीय मिट्टियों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। जो विशेषतः मरुस्थलीय भाग जो चीन के हैं उनमें इनका विस्तार पाया जाता है। नंबर 3, मरुस्थलीय है। मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी जो है वो विशेषतः केशिका क्रिया के अधिक सक्रिय होने से इसका जो ए संस्तर है उसमें क्या होता है, केशिका क्रिया के कारण केशिका क्रिया के कारण इसमें ए संस्तर में क्या पाया जाता है, ए संस्तर में चूना एकत्रित हो जाता है केशिका क्रिया के कारण। तो इसके ए संस्तर में चूने की अधिकता पाई जाती है। वनस्पतियों का इसमें अभाव पाया जाता है। अब वनस्पतियां जिन मिट्टियों में नहीं पाई जाएंगी, यानी जहां पर वनस्पति का अभाव पाया जाएगा वहां पर एक और पदार्थ कम हो जाता है मिट्टी में, जैव पदार्थ। इसमें जैव पदार्थ भी क्या होते हैं, कम होते हैं। यानी ए संस्तर में चूना, जैसे कि हमने देखा सरनोजम मिट्टी के ए संस्तर में जैव पदार्थ और बी संस्तर में चूना था, यहाँ पर ए संस्तर में क्या है, चूना एकत्रित हो जाता है केशिका क्रिया के द्वारा, और यहाँ पर क्या है, जैव पदार्थों की कमी इस मिट्टी में पाई जाती है। अब इसमें चूने की प्रधानता के कारण ये क्या मिट्टी लगभग अनुपजाऊ प्रकार की होती है। ये जो मिट्टी है विशेष है आंतरिक मंगोलिया, कांसू और शिनक्यांग, कांसू के क्षेत्र में, इसके अलावा आंतरिक मंगोलिया, कांसू और शिनक्यांग, ये जो क्षेत्र है इनमें मरुस्थलीय मिट्टी विशेषतः पाई जाती है। जैसा कि हम जानते हैं मरुस्थलीय मिट्टी मरुस्थलीय जलवायु परिस्थितियों में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो आंतरिक मंगोलिया है, कांसू तथा शिनक्यांग प्रांत के जो मरुस्थलीय भाग हैं, यानी इन तीनों क्षेत्रों के मरुस्थलीय भागों में ये मिट्टियां हैं वो पाई जाती हैं। तो शिनक्यांग, आंतरिक मंगोलिया और कांसू प्रांतों के जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं आंतरिक भागों में, उनमें ये मिट्टियां पाई जाती हैं। वैसे इस मिट्टी में अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो इसमें कृषि की जा सकती है। यानी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर ये क्या है, कृषि योग्य है। सिंचाई उपलब्ध होने पर कृषि योग्य ये मिट्टियां हैं। यानी अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो इन मिट्टियों में कृषि की जा सकती है। अब इसके अलावा नेक्स्ट जो मिट्टी है वह है लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी ईंट के समान ये होती हैं, यानी ईंट निर्माण वाली मिट्टियां लैटराइट मिट्टी। तो लैटराइट मिट्टी जो है उसका विकास चीन में मुख्यतः सीमित क्षेत्रों में ही हुआ है, क्योंकि इस प्रकार की जो मिट्टियां हैं वो उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्रों में विकसित होती हैं। लैटराइट मिट्टी कौन से क्षेत्रों में बनती है, उष्ण एवं आर्द्र। और उष्ण एवं आर्द्र चीन का कौन सा भाग है, दक्षिण पूर्वी भाग। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग जो चीन का है वो उष्ण एवं आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश है। तो इसी कारण
जो दक्षिणी चीन है, मुख्यतः दक्षिणी चीन में इस प्रकार की मिट्टियों का विस्तार हुआ है, जहाँ पर वर्षा क्या है 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है, या 200 सेंटीमीटर के आसपास जिन क्षेत्रों में वर्षा होती है वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी जो है वो बनी है। अब इस प्रकार की मिट्टी में जैसे कि हम जानते हैं अपक्षालन या लीचिंग की जो प्रोसेस होती है, अपक्षालन के कारण यानी ज़्यादा वर्षा होगी तो अपक्षालन होगा, अपक्षालन के कारण जैव तत्व क्या है नीचे चले जाते हैं। तो ए संस्तर में जैव तत्वों की इसमें कमी पाई जाती है। चीन का जो दक्षिणी भाग है, विशेषतः दक्षिणी पूर्वी भी नहीं केवल दक्षिणी भाग जो ज़्यादा इस प्रकार की मिट्टियां है वो रखता है, यानी दक्षिणी भाग में ज़्यादातर मिट्टियां इसमें पाई जाती हैं। इसी अगर ऊपरी संस्तर है उसमें खनिजों और जैव तत्वों की इसमें कमी होने के कारण ये लगभग क्या होती है उपजाऊ होती है, लेकिन इसमें लोह तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं जिसके कारण इसका रंग क्या हो जाता है लाल। तो इसमें लाल मिट्टी के कुछ गुण हैं वो पाए जाते हैं। तो लैटराइट मिट्टी जैसा कि हम जानते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में ये ज़्यादातर पाई जाती है। तो चीन का जो दक्षिणी भाग है वो इस जलवायु के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पर लैटराइट मिट्टियाँ पाई जाती हैं। सीमित क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अत्यधिक वर्षा के कारण लीचिंग प्रोसेस होती है, यानी अपक्षालन की क्रिया होती है, जिससे क्या होता है तेज वर्षा के कारण ये जो ऊपरी इसका संस्तर होता है, यानी ए संस्तर में जो खनिज और जैव तत्व पाए जाते हैं वो नीचे चले जाते हैं, जिसके कारण ये मिट्टियाँ लगभग क्या होती हैं उपजाऊ। इसमें लोहांश की मात्रा अवश्य देखने को मिलती है, जिसके कारण इसका रंग कुछ लाल होता है, जिसके कारण ये इसमें लाल मिट्टी के गुण है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भूरी मिट्टी विशेषतः ये वन प्रदेशों में चीन के पाई जाती है। लेटराइट के बाद भूरी मिट्टी चीन के वन प्रदेशों में ये मिट्टी पाई जाती है। चीन के वन प्रदेशों में इस प्रकार की मिट्टियां हैं वो देखने को मिलती हैं। इनमें जैव तत्व है वो उच्च अनुपात में पाया जाता है। अब इनकी विकास की बात करें तो जेचुआन बेसिन है, चेकियांग है, जेचुआन, इसके अलावा चेकियांग, इन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। इन क्षेत्रों के अलावा यानी जेचुआन और जो चेकियांग है उसके अलावा हुनान और फुकियेन में भी ये मिट्टियाँ पाई जाती है। हुनान प्रांत में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं, हुनान क्षेत्र और फुकियेन क्षेत्र में भी ये मिट्टियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार जो वन प्रदेशों में मिट्टियाँ पाई जाती हैं इसका मतलब इसमें जैव तत्व क्या होंगे उच्च मात्रा में, जैव तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं। चीन के वन प्रदेशों में मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जेचुआन बेसिन में, चेकियांग बेसिन और इसके अलावा होनान तथा फुकियेन क्षेत्र में इस प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं यानी भूरी जो मिट्टी हैं वो देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त पीली मिट्टी की अगर हम बात करें तो विशेषतः यूनान और कविचाऊ के जो पठारी भाग है उसमें छोटे क्षेत्र में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पीली मिट्टी कविचाऊ तथा यूनान पठार में ये मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं। कविचाऊ तथा और यूनान का जो पठारी भाग है इसमें इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इनका फैलाव कम पाया जाता है और ये अपेक्षाकृत ये कम उपजाऊ होती हैं। यानी पीली मिट्टी है वो क्या है अपेक्षाकृत कम उपजाऊ ये मिट्टियाँ होती हैं। तो चीन ये पेडाल्फर मिट्टियों में आ जाती हैं, जैसे लेटराइट मिट्टी है, भूरी मिट्टी है और पीली मिट्टी है, ये पेडाल्फर में आती हैं। इससे पहले जो चर्नोजम, भूरी स्टेपी या मरुस्थलीय मिट्टी हमने पढ़ी वो पोडोकुल मिट्टियों में आती हैं। तो पेडाल्फर मिट्टियाँ वो हैं ये सुस्तरीय होती हैं और इनमें एल्यूमिनियम तथा लोहे की अधिकता है वो देखने को मिलती हैं पीली मिट्टी में। इसके अलावा भूरी मिट्टी में और जो लेटराइट मिट्टी है इसमें लोहे के अंश है वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद में
अपार्श्विक मिट्टियां जो मुख्यतः होती हैं, जिनमें जलोढ़ मिट्टी को सम्मिलित किया जाता है, लोयस मिट्टी जिनमें सम्मिलित होती है, उनके बारे में हम देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी, अब जैसा कि हम जानते हैं जलोढ़ मिट्टियां हैं, उनका स्रोत क्या है? नदियों द्वारा निक्षेपित मलबा। नदियों के द्वारा जो मलबा का निक्षेपण किया जाता है, उससे जो अवसादों का जो निक्षेपण किया जाता है, उससे जलोढ़ या कांप मिट्टी बनती है। ये परतदार होती है और अवसादों का जमाव है इसमें परतों के रूप में और क्रमिक रूप में पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं चीन का जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर यांगटी सिक्यांग, हांगहू और शीक्यांग जो नदियाँ हैं, उनके द्वारा जलोढ़ मिट्टियों का जमाव किया गया है। यानी विशेषतः बाढ़ के मैदानों में, डेल्टाई भागों में ये मिट्टियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती हैं? बाढ़ के मैदान में और डेल्टाई भाग में। जैसे हांगहू नदी का क्षेत्र, इसके अलावा यांगटी सिक्यांग का क्षेत्र, और इसके अलावा सिक्यांग, यानी उत्तरी मैदान में, मध्य मैदान में और दक्षिणी मैदान में, तीनों मैदानों में जो तीन नदियां क्रमशः बहती हैं, हांगहू, यांगटी सिक्यांग और शीक्यांग नदियों की जो घाटियां और डेल्टाई प्रदेश हैं, उनमें जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं जलोढ़ मिट्टियां दो प्रकार की होती हैं जमाव के आधार पर। एक जो प्रतिवर्ष जिन मैदानों में जलोढ़ मिट्टी का जमाव पाया जाता है, जो कि नूतन जलोढ़ होती है, जिसको खादर कहते हैं, और जिन मैदानों में लंबे समय तक के बाद अब उसमें क्या है, कोई जमाव नहीं हो रहा है, कुछ समय से, लंबे समय से उसमें जिसमें मिट्टी का जमाव नहीं हो पा रहा है, नदियों का बाढ़ का जो पानी है वो नहीं पहुंच पाता है, तो उन क्षेत्रों में जिन मिट्टियों का जमाव हुआ है वो कौन सी कहलाती हैं? पुरातन जलोढ़ कहलाती हैं। यानी दो प्रकार की जलोढ़ मिट्टियां हैं, हमने पहले भी इनके बारे में पढ़ा था। पुरातन जलोढ़, पुरातन जलोढ़ में वो मिट्टियां आती हैं जिनका जमाव प्राचीन समय में हुआ है, यानी काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर नदियों का जल नहीं पहुँच पाता है, हर वर्ष वहाँ पर नदियों का जल नहीं पहुँचता है, यानी प्राचीन जमाव है ये जलोढ़ को, जिनको किस नाम से जाना जाता है? बांगर के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरी जो प्रकार है वो है नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ वो मिट्टियां हैं जहाँ पर, यानी वो क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी वर्तमान में प्रतिवर्ष क्या है, नई मिट्टियों का जमाव होता रहता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से जाना जाता है। तो ये दो प्रकार हैं। अब हांगहू नदी, यांगटी सिक्यांग और शीक्यांग नदियों के मैदानी भाग है, उनमें ये दोनों प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। जिन भागों में प्रतिवर्ष जल पहुंचेगा वहाँ पर खादर, और जिन भागों में प्रतिवर्ष जल नहीं पहुंच पाता वहाँ पर बांगर, यानी पुरातन जलोढ़ मिट्टियां हैं वो पाई जाती हैं। ये परतदार होती हैं, यानी जैसे परत दर परत इसमें जलोढ़ों का जमाव होता रहता है। जैसा कि हम जानते हैं प्रतिवर्ष अब नदियों में जलोढ़ बह करके आते हैं, उनका जमाव अनवरत चलता रहता है, तो उससे इन मिट्टियों में परतों का निर्माण हो जाता है। इसलिए ये मिट्टियाँ कैसी होती हैं? परतदार मिट्टियाँ होती हैं। तो ये जलोढ़ मिट्टी जो कि चीन के विशेषतः पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में देखने को मिलती हैं। अंतिम जो मिट्टियां हैं वो हैं लोयस। लोयस मिट्टियां वायुड प्रकार की ये मिट्टियां होती है। यानी इस प्रकार की जो मिट्टियां हैं उनका निर्माण हवाओं के द्वारा उड़ाकर लाए गए पदार्थों के निक्षेप से होता है, इसलिए वायुड या एओलियन मिट्टी इनको कहते हैं। अब इसका अगर हम विस्तार देखें, यानी ये कैसे बनती हैं, जैसे ये जो उत्तरी पश्चिमी और मध्य एशिया, यानी उत्तरी पश्चिमी चीन, उत्तरी पश्चिमी
चीन, इसके अलावा मध्य एशिया, मध्य एशिया वाला जो भाग है वहाँ से, और उत्तरी पश्चिमी चीन के मरुस्थलीय भागों से हवाओं के द्वारा जो मिट्टी उड़ा करके जो हांगहो के मैदानी भाग के आसपास यानी लगभग उत्तरी पूर्वी चीन में उनका क्या कर दिया जाता है, निक्षेपण कर दिया जाता है। यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों से दूरवर्ती क्षेत्रों में उड़ा करके लाई गई मिट्टी जिसका जमाव धीरे धीरे होता रहे, एक विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित होने से किसका निर्माण हो जाता है, ये लेटराइट मिट्टी का निर्माण हो जाता है। अब ये मिट्टी जो है लोएस मिट्टी का निर्माण हो जाता है, और ये मिट्टी कैसे रंग की होती है, पीले रंग की ये मिट्टियाँ होती हैं। लोएस मिट्टी कैसे रंग की होती है, पीले रंग की। इसमें क्वार्ट्ज है, फेल्सपर है, इसके अतिरिक्त अब्रक है, कैल्साइट है, इनके विशेषता ये इनमें पाए जाते हैं। क्वार्ट्ज, फेल्सपर, अब्रक और कैल्साइट का निक्षेपण है वो इनमें होता है। तो ये मिट्टियाँ दूरवर्ती क्षेत्रों में हवाओं के द्वारा ला करके पतली परतों के रूप में लगातार जमाई जाती हैं। सॉरी, इसमें परतें नहीं होती हैं क्योंकि लगातार जमाव इसमें होते रहने के कारण, यानी बारीक कण होते हैं, महीन कण होने के कारण इसमें परतों का निर्माण नहीं होता, लगातार इसका जमाव है वो होता रहता है। परतें नहीं बन पाती हैं क्योंकि इसके कण है वो बहुत ही बारीक होते हैं। विश्व में अगर लोहेस की सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो हांगहो क्षेत्र में विश्व में सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, चीन का जो हांगहो वाला क्षेत्र है उसमें इसका सर्वाधिक विस्तार है वो पाया जाता है। हांगहो नदी के द्वारा इस क्षेत्र में ही अपरदन किया जाता है, जैसे इनका जल क्या है, पीला हो जाता है, इसलिए पीली नदी कहलाती है। अब चीन के लोएस मिट्टी का विस्तार है वो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लोएस मिट्टी चीन में 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। लोएस मिट्टी का विस्तार चीन में अत्यधिक बड़े क्षेत्र पर हम कह सकते हैं 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। इसकी जो गहराई है वो 100 से लेकर के 300 मीटर तक होती है। 100 से 300 मीटर तक इसकी क्या है, गहराई पाई जाती है। तो ये लोएस मिट्टी का विस्तार है चीन में। अगर इसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, लोएस मिट्टियों का जहाँ पर निक्षेपण होता है वहाँ पर अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो ये अत्यंत उपजाऊ सिद्ध होती है, यानी सिंचाई के माध्यम से इनमें कृषि भी की जा सकती है, उपजाऊ सिद्ध होती हैं। तो ये चीन की मिट्टियों के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें लोएस मिट्टी जिसका विस्तार चीन में सर्वाधिक पाया जाता है, जो कि वायुड प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। ये थी चीन की मिट्टियाँ। धन्यवाद।